संगीत। रिटायर्ड दारोगा रात के 1 बजे जब लघु शंका के लिए उठता है और जब वह वापस अपने रूम में जा रहा होता है तो बहू के कमरे से कुछ आवाज आती सुनाई देकर जब वह उसके कदम अपने आप ही बहू के कमरे की ओर मुड़ जाते हैं और जब वह बहू के कमरे के पास जाकर खिड़की से अंदर झांकता है तो उसके होश फक्ता हो जाते हैं। दोस्तों, अंदर उसकी 23 वर्षीय जवान बहू 2 लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाती हुई उसे नजर आती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी सीधी सादी और सरल स्वभाव की दिखने वाली उसकी बहू इस तरह की भी निकल सकती है। उसने तुरंत फैसला कर लिया था कि इस बारे में अपने बेटे से बात करेगा और बहू की असलियत अपने बेटे के सामने ला करके रख देगा। लेकिन अंदर का जब दृश्य जो था उसे कुछ देर देखने के बाद उसके मन में अजीब सी उथल पुथल और हलचल मचने शुरू हो जाती है और वो अपना फैसला बदल लेता है और वो कहता है कि नहीं, बेटे को नहीं बताऊंगा, बहू से ही कुछ बात मुझे करनी है। और वो क्या बात अपनी बहू से करने वाला था। और जब वो अपनी बहू से वो बात करता है उसके बाद उनकी जिंदगी में जिस प्रकार का मोड़ आता है दोस्तों, और उसके बाद क्या क्या होता है वो सब आपको आज इस कहानी में देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में जरूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। आइए चलते हैं कहानी पर। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर का शिवली रोड और शिवली रोड पर स्थित एक बस्ती कल्याणपुर, जहां पर निवास किया करते थे ये रिटायर्ड दरोगा अपने आलीशान बंगले में। जब तक रिटायर्ड नहीं हुए तब तक दबाकर पैसा कमाया। अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की, आलीशान घर बनाया, जमीन जायजा, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में था तो सिर्फ एक बेटा जिसका नाम था ऋषभ। फरवरी 2020 में उसकी शादी कर दी इन्होंने सपना नाम की लड़की से। बस पत्नी इनकी थी नहीं। बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पत्नी उनकी गुजर चुकी थी और जो बेटा था वह भी इनका सगा बेटा नहीं था। अपनी पत्नी से कोई संतान ना होने पर इन्होंने दत्तक लिया था, गोद लिया था ऋषभ को। ऋषभ के बड़े होने के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके बाद फरवरी 2020 में वह अपने बेटे की शादी कर देते हैं सपना से। दोनों की जिंदगी गृहस्थी बहुत सुख शांति से बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। रिटायर्ड दरोगा जो थे वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह पुलिस अफसर बने, लेकिन उनके बेटे का रुझान पढ़ाई में ज्यादा ना होकर बिजनेस की ओर ज्यादा था और वह बिजनेस करने लगता है कंप्यूटर का दोस्तों। और उसका बिजनेस भी काफी अच्छा खासा चलने लगता है। ससुर का पहले से बनाया हुआ काफी पैसा था और अब ऋषभ भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। लेकिन इधर ऋषभ पैसे कमाने में इतना धुन था कि उसे अपनी पत्नी की सुध बुद्धि नहीं थी। बड़े मुश्किल से महीने में 10-81 दिन ही वह खारा पता था, बाकी के 20 से 22 दिन वो बाहर टूर पर ही रहता। बिजनेस के सिलसिले में नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी 1-1.5 साल ही हुआ था। सपना भी अच्छी लड़की थी, देखने में जितनी ही खूबसूरत, स्वभाव से उतनी ही मिलनसार। एक रात जब ऋषभ और सपना अपने पति पत्नी वाले रिलेशन में अपने बेड में बैठे होते हैं, एक दूसरे से प्रेमालाप कर रहे होते हैं, तब सपना जो होती है वो ऋषभ से कहती है, मैं घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम भी जाते हो तो कई कई दिनों तक घर वापस नहीं आते। इस पर ऋषभ उससे कहता है, टीवी देखा करो, टाइम पास किया करो, मैं तुम्हें एक एंड्रॉयड फोन ला देता हूँ, उसमें टाइम पास करो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुम्हारा समय चुटकी बजाते ही गुजर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगले ही दिन ऋषभ जो होता है एक बढ़िया सा महंगा सा स्मार्टफोन ला करके अपनी पत्नी सपना को दे देता है और उसके बाद ऋषभ तो चला जाता है अपने टूर पर। अब सपना इसमें मती से उसे ऐसा एक शख्स टकराता है जिसे देखकर सपना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है दोस्तों। और वो शख्स होता है राजकुमार गुप्ता, जो कि उसके बचपन का साथी था और उसके साथ स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ा करता था और वहां पर दोनों की काफी गहरी दोस्ती थी दोस्तों। सपना जो होती है फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देती है राजकुमार को और राजकुमार भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगा था। तुरंत ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और उसके बाद चालू होती
होता है सिलसिला चैटिंग का सिलसिला जो एक बार चल पड़ा था तो रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों दोनों एक दूसरे के सुख दुख बांटने लगते हैं अब धीरे धीरे। सपना जो है इतनी मिल घुल मिल गई थी राजकुमार से कि उसे अपने सारी बातें वह शेयर करने लगी थी, अपनी और अपने पति की पर्सनल बातें भी वह शेयर करने लगी थी, अपने शारीरिक संबंधों के बारे में भी वह राजकुमार से बात करने लगी थी। और राजकुमार को ये समझ आने लगा था कि सपना जो है शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है अपने पति से, उसका पति उसे टाइम नहीं दे पाता और जब टाइम भी देता है तो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। इधर ऋषभ की गैर मौजूदगी में उसके घर पर उसके दोस्त सत्येंद्र का भी काफी आना जाना था। दोस्तों वो भी उनके घर के सदस्य की ही तरह था। ऋषभ के जो पिताजी थे वो सत्येंद्र को भी अपने बेटे की तरह ही मानते थे और ऋषभ की गैर मौजूदगी में वो घर के सारे काम सत्येंद्र से ही किया करवाया करते थे। सत्येंद्र भी जो था वो सपना को भाभी भाभी कहकर पुकारा करता था, लेकिन सत्येंद्र की भी जो थी बुरी नजर सपना पर कब से ना जाने बनी हुई थी। बस वो मौके की तलाश में था, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इधर सपना जो थी वो राजकुमार के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने लगी थी और अब इसके बाद रोज रात को सपना और राजकुमार के बीच वीडियो चैट होने लगी और वीडियो चैट में वो सब कुछ होने लगा। दोस्तों जो रात के अंधेरे में लड़के और लड़कियां आजकल वीडियो चैट पर खूब किया करते हैं, दोनों के बीच किसी भी चीज का पर्दा नहीं रह गया था। उन्होंने सब कुछ वो सोशल मीडिया पर उस चैट में वीडियो चैट में कर डाला था और अब बस इंतजार था कि दोनों के शारीरिक मिलन का। और एक दिन वो आ जाता है जब सपना जो होती है वो राजकुमार को अपने घर बुला लेती है और उस रात जब राजकुमार घर आता है और सपना चुपके से घर में राजकुमार को दाखिल कराती है और उसके बाद दोनों मिलकर के संबंध बनाते हैं। और एक बार ये जो सिलसिला चल पड़ा तो ये चल ही पड़ा था। दोस्तों अब आए दिन राजकुमार रात को उसके ससुर के सोने के बाद चुपके से उसके घर में एंटर होता और दोनों प्यार की दुनिया में खो जाते, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। पता नहीं कैसे सत्येंद्र को राजकुमार और सपना के रिश्ते की नक पड़ जाती है और वो इसी मौके का फायदा उठाता है और इस मौके का फायदा उठाने के बाद वो सपना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो सपना से कहता है कि मुझे तुम्हारे और राजकुमार के बारे में सब कुछ मालूम है और मैं ये सारी बातें अपने दोस्त ऋषभ को जरूर बताऊंगा। सपना घबरा जाती है, उससे मिन्नतें करने लगती है तो सत्येंद्र जो होता है वो उसके सामने शर्त रख देता है कि देखो जो तुम राजकुमार को दे रही हो वही सब मुझे भी चाहिए। इस पर सपना कहती है मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। तो सत्येंद्र कहता है अरे काहे का प्यार, तुम एक शादीशुदा औरत हो और शादीशुदा औरत होने के बाद गैर मर्द से संबंध मतलब नाजायज रिश्ता ही होता है, फिर एक से रखो या दो से रखो, क्या समस्या है। इस पर सपना जो होती है वो भी मान जाती है और उसके बाद उस सत्येंद्र के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है, नाजायज ताल्लुकात रखने लगती है। दोस्तों अब सपना जो थी वो दोनों लड़कों के साथ डबल गेम खेल रही थी, लेकिन सपना यही रुकने वाली नहीं थी। दोस्तों वो दिन भर मोबाइल पर ऑनलाइन रहती, चैटिंग करती, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर ना जाने किस किस प्रकार के वो वीडियो देखती थी और तीन तीन लोग जब एक साथ प्रेम लाभ कर इस प्रकार के भी वीडियो देखती थी और यह सब देखने के बाद उसके अंदर भी वैसे ही करने की भावना जागृत होने लगती है और वह प्लान बनाती है कि एक दिन राजकुमार और सत्येंद्र दोनों को साथ बुलाया जाए, किसी प्रकार का कोई पर्दा ना रखा जाए। राजकुमार को सत्येंद्र के बारे में बता देना चाहिए और सत्येंद्र को तो राजकुमार के बारे में ऑलरेडी पहले से पता ही है। उसके बाद तीनों में कोई पर्दा नहीं रहेगा, खुलकर प्यार का खेल खेलेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे खेलेंगे। और वह राजकुमार को इस बारे में बता देती है। राजकुमार को भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि राजकुमार भी कोई उससे प्यार नहीं करता था, वो भी सिर्फ जिस्मानी रिश्ता ही उसके साथ रखना चाहता था, बस मौज मस्ती ही करना चाहता था। और तय होता है वो दिन वो रात जब दोनों को एक साथ बुलाया जाता है और सपना, राजकुमार और सत्येंद्र एक साथ प्यार का गंदा खेल ऋषभ के ही बेडरूम में ऋषभ के ही बिस्तर पर खेल रहे होते हैं। और उसी रात जो सपना का ससुर होता है रिटायर्ड दरोगा, उनका हम नाम नहीं ले सकते दोस्तों, इसलिए क्षमा करे, वो जो है लघु शंका के बहाने टॉयलेट के इरादे से उठते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं तो खुसर फुसुर किया कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर
जब वो जाकर के सब दृश्य अपनी आंखों के सामने देखते हैं उनका खून खवल जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, सोच लेते हैं अपने बेटे से इस बारे में सारी बात करेंगे, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाते हैं। वो यह सोचकर रुक जाते हैं दोस्तों की एक ही बेटा है, परिवार तबाह हो जाएगा, परिवार उजड़ जाएगा, टूट जाएगा। एक बार बहू से बात करना उचित है, बहू को समझाना उचित है। और इसीलिए अगली सुबह वो सपना से इस बारे में जब बात करते हैं तो सपना जो होती है वो डर जाती है। वो समझ जाती है कि अगर इन्होंने ऋषभ से मेरी शिकायत कर दी मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वो जो सपना होती है वो अपने ससुर से पैर पकड़ करके माफी मांगती है और कहती है, ससुर जी मैं बहक गई थी, आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। ऋषभ जो है महीने में 20-20 दिन बाहर रहते हैं और मैं कैसे अपने आप पर कंट्रोल रखती, काबू करती। इसी वजह से इसी बहवासना में, हवस में मेरे कदम बहक गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो ससुर जो भी जो होते हैं उन्हें यही अपेक्षा थी अपनी बहू से और वह खुश होते हैं और उसे माफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यही सबसे बड़ी गलती आगे चल के उनकी जीवन लीला को समाप्त करने वाली थी। बताता हूं कैसे। इधर राजकुमार और सत्येंद्र से मिलना बंद होने की वजह से सपना जो थी अब बिन जल बिन मछली की तरह से छटपटाने लगी थी, तड़पने लगी थी। उसे अब आदत पड़ चुकी थी दोनों की, या दोनों में से कोई ना एक उसे चाहिए होता है अपनी आग बुझाने के लिए। और अब उसे ये सब कुछ मिल नहीं पा रहा था, ये सब हो नहीं पा रहा था। और इसलिए वो फोन में राजकुमार से एक दिन बात करती है कि देखो, अगर हमें मिलना है, हमें अपना ये प्यार का खेल जारी रखना है, तो हमें मेरे जो ससुर हैं उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। राजकुमार सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, लेकिन कैसे? वो कहती है, मैं नहीं जानती, यह सोचना तुम्हारा और सत्येंद्र का काम है। वो सत्येंद्र से भी इस विषय में बात करती है और राजकुमार, सत्येंद्र और सपना मिलकर के ये तीनों मिलकर के प्लान बनाते हैं। राजकुमार जो होता है वह सपना से पूछता है, क्या तुम्हारे ससुर जी किसी प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेती हैं? तो सपना जो होती है वो उन्हें बताती है कि हाँ, मेरे ससुर बीपी और शुगर की डेली दवाइयाँ लेते हैं। बस यहीं से राजकुमार का दिमाग चलता है और सत्येंद्र को कुछ आइडिया देता है। सत्येंद्र एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और उस मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ इस प्रकार की खरीद कर लाकर के सपना को देता है और सपना उस दिन से अपने प्लान में जुट जाती है। वह अपने ससुर की खूब सेवा करने लगती है, रोज उनका खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है, अपने हाथों से उनको दवाई देना शुरू करती है। वो टैबलेट भी देना शुरू करती है जो स्लो पॉइजन का काम कर रही थी दोस्तों। और धीरे धीरे उस रिटायर्ड दरोगा को मौत के दरवाजे के करीब ले जा रही होती है। और उस रिटायर्ड दरोगा को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होती। वो बहुत खुश थे अपने बेटे से, अपनी बहू की काफी तारीफ करते कि सपना बहुत अच्छी लड़की है, उसमें तो आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है, वो मेरा खूब ध्यान रखती है, मेरी खूब सेवा करती है। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने हो गुजर आने के बाद दरोगा की सेहत गिरने लगी थी दोस्तों। और 4 महीने बीतते बीतते एक ऐसा समय आ जाता है कि रिटायर्ड दरोगा जो होते हैं इस दुनिया को छोड़ करके रुखसत हो जाते हैं, का देहांत हो जाता है दोस्तों। और किसी को शक भी नहीं होता, कोई शक और कोई सुबह नहीं थी कि किस वजह से यह हुआ है। सबको यही लगा कि सेहत गिरती गई और उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आप घर में रह गए थे तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, ऋषभ और सपना। अब तो खुला दरबार था, किसी की कोई रोक टोक, किसी का कोई डर नहीं था। ऋषभ अपने काम पर निकल जाता और राजकुमार और सत्येंद्र, कभी राजकुमार कभी सत्येंद्र, कभी दोनों दिन रात सपना के साथ घर में पड़े रहते और खूब अयाश का दौर चलता था दोस्तों। क्या शराब, क्या सिगरेट और क्या शारीरिक संबंध, दिन रात बस यही सब चलता था। जब ऋषभ आता तो सपना एकदम प्रत्येक पारिवारिक नारी बन जाती और उसके जाने के बाद ही अयाशियां शुरू हो जाती। एक दिन जब राजकुमार, सत्येंद्र और सपना तीनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो राजकुमार जो होता है वह सपना से कहता है, यार सपना, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, ससुर का छोड़ा हुआ करोड़ों रुपया है, ऊपर से तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसने भी काफी अच्छा बैंक बैलेंस जमा लिया है, खूब पैसा सब कुछ है, इसे कहाँ खर्च करोगी, कैसे खर्च करोगी? सपना जो होती है कहती है, मैं इस नरक जैसी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, इस बंधन
वाली जिंदगी से परेशान हो गई हूं मैं, यहाँ से आजाद होना चाहती हूं। तो राजकुमार कहता है, अगर तुम कहो तो एक तरकीब है मेरे पास। सपना जब उससे पूछती है तो राजकुमार कहता है, तुम्हारे पति को अगर रास्ते से हटा दिया जाए, इस सारी संपत्ति की, इस सारी धन की, इस सारी संपत्ति की, इस प्रॉपर्टी की, जितना रुपया पैसा है सबकी इकलौती एक और एक मालकिन सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। उसके बाद तुम्हारा पैसा और तुम्हारी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो, जहां चाहे वहां जियो, खुलकर जियो, खूब अयासा करो, कौन रोकने वाला है। सपना को उसकी यह बात जम जाती है। इधर सपना नहीं जानती थी कि राजकुमार की जो नजर है वो सपना के रुपए पैसे और प्रॉपर्टी पर है। सपना तो अपनी अयासे की खातिर, अपनी वासना और हवस की आग में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ भी भला बुरा नजर नहीं आ रहा था। इनकी बातों में आ जाती है और फिर बनाया जाता है दोस्तों प्लान ऋषभ को रास्ते से हटाने का। इधर 27 नवंबर 2022 की वो रात आती है जिस रात को ऋषभ को एक शादी समारोह में जाना होता है। वह अपना स्कूटर लेकर उस शादी समारोह में जाता है और इस बात की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। उसके लिए रुपये 3 लाख सपना ने राजकुमार और सत्येंद्र को दिए थे भाड़े के गुंडे हायर करने के लिए, जो कि ऋषभ की हत्या करेंगे। लेकिन राजकुमार और जो सत्येंद्र होते हैं पैसे के लालच में आकर यह काम खुद ही करने का फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं और रुपए लाख में अर्धेड़ा आपस में बांट लेते हैं। और उस रात जब ऋषभ उस शादी समारोह से वापस लौट रहा होता है तो उसके स्कू की हवाएं लोगों ने पहले ही निकाल दी थी। शादी समारोह से कुछ ही दूर जब ऋषभ जाकर के पहुंचता है तो ये एक धारदार हथियार से ऋषभ पर हमला करते हैं। लेकिन क्या वार इतना सटीक नहीं बैठता और ऋषभ के शरीर से खून निकलने लगता है। वो घायल होकर गिर पड़ता है और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े चले आते हैं ऋषभ की ओर और इन्हें वहां से भागना पड़ता है। दोस्तों ये वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद ऋषभ को वहां के स्थानीय लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और ऐसा मामला देखकर जब पुलिस भी वहां आ पहुंचती है, सब अपना भी वहां हॉस्पिटल में आ करके पहुंच जाती है और रोने लगती है। और पुलिस जब पूछताछ करती है कि किसने हमला किया होगा, किसकी दुश्मनी हो सकती है इनसे, तो सपना कहती है किसी। सपना अपने दिलो दिल में सोचती है कि किसी ना किसी के ऊपर तो शक डालना ही होगा, वरना पुलिस अगर अगल अलग तरीके से छानबीन करेगी तो कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं। इसलिए सपना जो होती है अपने पड़ोसी राधेश्याम विश्वकर्मा नाम के उस पड़ोसी पर इसका आरोप मर देती है, क्योंकि उसका उसके ससुर से कुछ रुपए पैसों का लेन देन था और इसीलिए वो आरोप लगाती है कि इन्होंने ही ऋषभ पर हमला करवाया है। पुलिस जो होती है राधेश्याम विश्वकर्मा को गिरफ्तार करके लेकर आती है। उन पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है, लेकिन वो अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं थे। न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से 307 में उन्हें पहले तो MCR होता है और 15 दिन बाद उन्हें बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। दोस्तों इधर ऋषभ भी जो था 6 से 7 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ चुका था, लेकिन उसका अब ज्यादातर समय घर पर ही बीत रहा था, क्योंकि वो घायल था। अब सपना जो थी ऋषभ के घर में मौजूद होने की वजह से राजकुमार और सत्येंद्र से मिल नहीं पा रही थी। अब अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करने का टाइम था। दोस्तों एक मौका तो चुक गया, लेकिन अब ऐसा कुछ करना होगा कि दूसरा मौका ना चुके और ऋषभ को 9-2-11 कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए ऊपर के दुनिया में। और इसके लिए प्लान किया जाता है और एक दुकान होती है आशा मेडिकल स्टोर नाम की, उस दुकानदार से बात की जाती है और वो एक ऐसी दवाई के बारे में, एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में इनको बताता है जिससे अगर ग्लूकोज में एक सलाइन में डालकर लगा दिया जाए पेशेंट की 4 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी, और अगर उसका पोस्टमार्टम भी किया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीज पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन वो जो दुकानदार होता है वो इतनी आसानी से यह चीज देने के लिए तैयार नहीं था। तो सपना उसके पास जाती है, उससे अपनी बातों में अपने रूप सौंदर्य के जाल में कुछ इस प्रकार से फंसा है। दोस्तों उसके साथ भी संबंध बनाती है सुरेंद्र यादव, उस दुकानदार का नाम होता है, और सपना से संबंध बनाने के बाद वो इंजेक्शन सपना को देता है और अगले दिन सपना जो होती है ग्लूकोज में वो इंजेक्शन लगा देती है ऋषभ को, और उसके बाद फोन लगाया जाता है
राजकुमार को राजकुमार कहता है कि तुम वहीं बनी रहो, स्थिति को नियंत्रित देखती रहो और जब भी लगे तुम्हारे कि अब आधे घंटे के अंदर ये मरने वाला है, उसी वक्त तुम चीख पुकार मचा दो, पड़ोसियों को जमा कर लो, एम्बुलेंस को बुलाओ और इसे अस्पताल ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे 4 घंटे के अंदर यह हॉस्पिटल नहीं पहुंचना चाहिए, वरना ये बच जाएगा और बच गया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। सपना प्लान के मुताबिक वैसा ही सब करती है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ऋषभ जो होता है वो दम तोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो पड़ोसी था राधेश्याम विश्वकर्मा, उस पे जो धारा लगाई गई थी 307, अब वो 302 में तब्दील हो जाती है। पहले हाफ मर्डर का केस था, अब हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज होता है और पुलिस उसे जब गिरफ्तार करके लाती है और अपने तरीके से जब उससे पूछताछ करती है, खूब उस पर शक्ति बढ़ती है, लेकिन वो बंदा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था तो वो क्यों झूठा जुर्म कबूल करता। और जब पुलिस को भी ऐसा एहसास होने लगता है कि यार इतना शक्ति बरतने के बाद भी बंदा टूट नहीं रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है, उसके बाद पुलिस जो है दूसरे नजरिए से केस को देखना शुरू करती है। अभी तक पुलिस सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा पर ही अपना फोकस बनाए हुए थी, लेकिन अब पुलिस जो है बाकी के भी अपने सूत्र लगाती है, अपने गुप्तचरों को लगाती है और इस केस की तह तक पहुंचने की जब कोशिश करती है तो गुप्त सूत्रों से पुलिस को पता चलता है कि इनके घर पर 2 लोगों का बहुत कुछ आना जाना है। और क्योंकि दोस्तों ऐसे मामले होते जरूर है, बिल्ली कहावत है ना कि बिल्ली जब आंख बंद कर करके दूध पीती है ना उसे लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, वही हाल ऐसे जो अनैतिक संबंध होते हैं, नाजायज रिश्ते, इनमें भी वही होता है। 2 लोग जब खेल खेल रहे होते हैं ना उन्हें लगता है हमसे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं, जो हम कर रहे हैं वो हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी आंखें होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये सब चीजें देख भी रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं, लेकिन किसी के फटे में टांग डालने की किसी की आदत नहीं है। किसी को क्या करना है इसलिए कोई किसी से कहता नहीं, लेकिन जब ऐसा कोई बड़ा कांड हो जाता है तो बातें भी होने लगती है दोस्तों। और ऐसी ही बातें जब पुलिस के कानों पर पड़ी तो पुलिस कॉल CDR निकलवा है, कॉल डिटेल्स निकलवा है सपना की, सत्येंद्र की और राजकुमार की, और तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाने के बाद जब उनकी लोकेशन भी मैच की जाती है तो कई बार ऐसा होता था जब दोनों में से एक या दोनों इनकी लोकेशन सपना के घर पर ही मिलती थी। अब पुलिस को मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रहा था। पुलिस जो है दबिश देकर राजकुमार को भी उठा लेती है, सत्येंद्र को भी गिरफ्तार करके लाया जाता है और सपना को भी लाया जाता है। तीनों को पहले अलग अलग बैठा करके पूछताछ की जाती है शक्ति से। तीनों पहले घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे नहीं टिक पाते, टूट जाते हैं और यही कहानी कह सुनाते हैं जो मैंने आपको सुनाई। और तीनों को एक साथ बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो तीनों फंस जाते हैं दोस्तों, अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और अभी तो मामला और जांच सिर्फ चल रही थी ऋषभ के कत्ल की, लेकिन इसी इन्होंने जो गुनाह कबूल किया था उसमें ये बात भी सामने निकल करके आई थी कि 4 महीने पहले जो सपना के ससुर की रिटायर्ड दरोगा की मृत्यु हुई थी वो भी सामान्य मृत्यु ना होकर के कत्ल था दोस्तों। इन पर उनके भी कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है और ऋषभ के भी कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है। और इनके बताए मुताबिक उस मेडिकल शॉप आसा मेडिकल स्टोर वाले सुरेंद्र यादव को भी गिरफ्तार करके लाया जाता है। चारों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और न्यायालय इन्हें वहां से MCR में मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद इन पर यह केस चल रहा है। चारों के चारों अभी भी जेल में अपनी सजा का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं, जेल में अपने दिन काट रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। एक औरत सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना की खातिर, अपनी हवस मिटाने की खातिर अपना पूरा बसा बसाया परिवार, खुशहाल परिवार, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी उसे हो रही थी तो सिर्फ शारीरिक जरूरत की। वह दोस्तों वो कहते हैं ना कि अपनी इंद्रियों पर हर इंसान काबू नहीं कर पाता, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। जो अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेता है वो दोस्तों ऐसे लफड़ों में, ऐसी समस्याओं से नहीं गिरता। और जो अपनी
इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता, फिर वो अपनी हवस, अपनी वासना या उसके अंदर जो भी जिज्ञासा है उसे मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, जैसे कि सपना गिरी थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। अब मैं लूंगा अपने उन भाइयों के, उन बहनों के नाम जिन्होंने पिछली कहानियों में मुझे बहुत प्यार दिया। BR पांडे जी चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, सुरेश जी हरियाणा से, प्रीतम मानस साउथ अफ्रीका से, वीरपाल सिंह दिल्ली से, मनोज चौरसिया जी सुंदर जांगरा सोवा हरियाणा से, गोपाल माली अजमेर राजस्थान से, अर्जुन शर्मा जहानाबाद बिहार से, डॉक्टर O.K. पराशर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, इंदर लंबरदार कैथल से, हरियाणा से, सतवीर जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, प्रमोद श्रीवास्तव जी लखनऊ से, नरेंद्र खरसे जी, जगजीत सिंह जी, ललित चड्डा जी, आजम अंसारी कुरमाली फ्रॉम शामली उत्तर प्रदेश से, मार्कंडादियो मचा 2 जी कर्नाटक से, ओम प्रकाश साहू सांगानेर जयपुर से, नसीमुद्दीन भाई हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, बलजीत सिंह मितवा हिसार हरियाणा से, राज अरोड़ा जी, करमजीत सिंह अमृतसर पंजाब से, अनिल सक्सेना जी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, KD सोमानी जी सूरत गुजरात से, राम किशन वर्मा भिवानी हरियाणा से, वीरेंद्र हरवंश जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मैडम प्रोमिला रॉय जी राजस्थान से, संदीप कुमार पानीपत हरियाणा से, अब्दुल खान आगरा उत्तर प्रदेश से, ललित जी सुंदरगढ़ उड़ीसा से, विलियम पेगो फिलीपीन से, अनिल सिंह राजस्थान से, विशु भाई उदयपुर राजस्थान से, अनिल सक्सेना औरैया उत्तर प्रदेश से, जयप्रकाश शाह हाजीपुर बिहार से, रामायण जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, बलराज प्रधान जी मालदीव से, अली नेपाल से, अनिल माथुर जोधपुर राजस्थान से, सुरेंद्र गुप्ता जी जयपुर राजस्थान से, SK रोरा जी रोहतक हरियाणा से, प्रदीप सिंह कुरुक्षेत्र हरियाणा से, सुनील शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, विनय कुमार जी पंजाब से, मोहम्मद वसीम महाराजगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे उन व्यूवर्स के नाम जिन्होंने अपना नाम और गांव शहर लिख करके भेजा और इतना प्यार दिया। इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाया क्योंकि स्पष्ट नाम थे नहीं, तो दोस्तों मुझे क्षमा करें और अगली वीडियो में फिर से कमेंट करें। मैं आने वाले वीडियोस में आपका नाम जरूर लूंगा। तो दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।